हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि राणा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म OU क्लास पर। जो स्टूडेंट इस बार 12th क्लास में हैं और इस बार वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको डर लगता है कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके साथ क्या होगा, वो पास होंगे या फेल होंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे या नंबर कम आएंगे, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। OU क्लास अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए लेके आया है रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज थ्योरी और प्रैक्टिकल असाइनमेंट के सॉल्यूशंस। एक एक क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन सभी का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, कहते हैं कि भाई जीवन में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो उसी भरोसे को कायम रखने के लिए कि आप अच्छे नंबर लाएं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। चलिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो एज यूजुअल जो एक सब्जेक्ट है आपका, उसका टोटल वेटेज आपका है 100 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड है 4 यूनिट में। यूनिट 1 आपकी है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि आपका वॉल्यूम 1 भी है। जो बुक 1 है आपकी, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसका वेटेज आपका है 36 मार्क्स। टोटल आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बुक से, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सारे ही टॉपिक कवर होंगे और टोटल आपके 36 मार्क्स इसमें इस यूनिट से कवर होंगे। दूसरा आपका जो वॉल्यूम 2 है, यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इसका वेटेज आपका है 24 मार्क्स। तो टोटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इसका वेटेज आपका है 60 मार्क्स का। जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपकी बुक है, दोनों बुक का मिला के आपका 60 मार्क्स का वेटेज है। तो दोनों पे ही हमें फुल फोकस रखना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझना है, पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद आपका है यूनिट 3, जो कि आपकी है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दो आपके मेजर इसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे, जिसका टोटल वेटेज आपका 12 मार्क्स का। एंड लास्ट आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एक इजी टॉपिक है बहुत ही आपकी बुक में, ठीक है, लेकिन इसका वेटेज बुक में रखा गया है 8 मार्क्स का। तो टोटल 20 मार्क्स आपके रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, तो टोटल 80 मार्क्स का बोर्ड में आपका ये थ्योरी पेपर रहेगा, प्लस 20 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल रेडी करना है और प्रोजेक्ट फाइल का जो आपका वेटेज रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। एक रिटर्न टेस्ट आपका होगा स्कूल लेवल पे ही, 1 आवर का रिटर्न टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसका आपका मार्किंग रहेगी 12 मार्क्स की। और फाइनली एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल में आएंगे और आपसे वो एक वाइवा लेंगे आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर, और 4 नंबर का आपका उसका वेटेज रहेगा। तो टोटल आपका ये इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स का, और 80 + 20 मिला के आपके 100 नंबर में से टोटल इस सब्जेक्ट की मार्किंग रहेगी। तो 80 मार्क्स जो थ्योरी सब्जेक्ट के आपके मार्क्स है, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखना है। इस 80 में से हम 50, 60, 70 नहीं, पूरे 80 नंबर ही लाने की कोशिश करेंगे। और वो काम कैसे होगा कि आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे लेक्चर में वो आपको सॉल्व करने हैं। साथ में प्लेटफॉर्म जरूर देखिए, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक एज ए इंटरेक्टिव वे में कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे सेम टाइम पे वो लेक्चर आपको सुनने हैं, और जो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। अब हम शुरू करते हैं। आपका ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर, वॉल्यूम 1 बुक से, इन काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज के इस पार्ट 1 वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932।
कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है पार्टनर्स के बीच में तो उस टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन वहां पे आपके इंप्लीमेंट होंगे। एंड देन हम लर्न करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि किस तरह से अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है या फिर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है या एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करने के लिए रेंट पे दिया है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो ये आज के इस डे 1 लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप। तो पहले पार्टनरशिप को समझते हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप आपका ये एक बिजनेस फॉर्म है। तो इसमें होता क्या है? तो जनरली जब हमें कोई बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास जो एक रिक्वायर्ड कैपिटल है वो नहीं है या फिर उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, अकेले हम वो काम नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में होता क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो मिलके काम शुरू करते हैं। अपने साथ में वो एक कैपिटल लेके आते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट होती है। साथ में उस बिजनेस में फिर वो अपना अलग अलग रोल प्लेइंग करते हैं। कोई अलग रोल प्ले करता है, दूसरा पार्टनर अलग रोल प्ले करता है और एट द एंड जो भी बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट को वो एज पर एग्रीमेंट, म्यूचुअली एग्रीमेंट वो शेयर करते हैं। अगर इसका उल्टा हो, लॉस भी हो, तो उस लॉस को भी फिर वो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया एक जर्नल ओवरव्यू कि एक पार्टनरशिप क्या होती है और किस तरह से शुरू होती है। तो बाय डेफिनेशन अगर इसको हम देखें तो डेफिनेशन जो आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है उसको भी याद करेंगे और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 उसमें डिफाइन किया गया पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन को आप बोल सकते हैं इज ए एग्रीमेंट which is created between person। ठीक है, और 2 से ज्यादा है तो which is created among persons। तो इसको और भी सिंपल करते हैं तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business। चलिए इसको यहां तक पहले एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन को आप बोल सकते हैं एग्रीमेंट कि वो क्या है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट से ही वो रिलेशन आपका क्रिएट हुआ है। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन मींस 2 और मोर देन 2 पर्सन। हम यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट मींस प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बिटवीन देयर रेशो। अब वो रेशो वो डिसाइड किया जाएगा या तो उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से या उनके म्यूचुअल एक कंसेंट से कि क्या और किस रेशो में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। देन आगे ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिल्कुल इसको सिंपल फॉर्म में एक बार रिवाइज करते हैं, एक ही बार में आपको ये लर्न हो जाएगी। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन और बिटवीन peoples, okay, who agree to share profit of a business को आप लिखेंगे यहाँ पे lawful business, legal business of a business who is carried means who is run, who is managed by all of them. All of them can participate in the business, they can run the business, but एक और भी कंडीशन क्या हो सकती है, any one of the partner can run the business who is acting for all। तो ये है आपका एक डेफिनेशन जो कि अकाउंटिंग आपकी पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। अब इसी डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं याद करके। ठीक है, और कैसे करेंगे? सिंपली पार्टनरशिप इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु स्टार्टेड ए बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट। एक डेफिनेशन हो गया। इसको और सिंपल करें तो सिंपली पार्टनरशिप इज ए बिजनेस फॉर्म वेयर 2 or more than 2 person comes together to share 2 or more than 2 person comes together to start a business to share profit। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि किस तरह से एक पार्टनरशिप शुरू होती है और पार्टनर कौन होते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है,
प्लस आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से डिसाइड होता है बेसिकली। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे देयर आर 3 फ्रेंड्स, रोहित, अमित एंड नेहा। कॉलेज फ्रेंड हैं तीनों, ठीक है। दे वांट्स टू स्टार्ट ए स्मॉल कैफे नियर देयर कॉलेज। अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और उसी टाइम पे दे हैव आइडिया टू स्टार्ट ए कैफे नियर टू देयर कॉलेज। दे डिसाइडेड टू पूल देयर मनी। ऑलरेडी उनके पास एक मनी है, लेकिन वो इतना, एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का सेटअप शुरू कर पाए। तो दे हैव डिसाइडेड टू पूल देयर मनी अलोंग विद दे शेयर वर्कलोड। साथ में, क्योंकि एक कैफे को शुरू करने के लिए आपको एक शेफ चाहिए, एक आपको अटेंडेंट चाहिए जो कस्टमर के साथ डील करे, और एक पर्सन पूरे बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग है, वो प्रॉपरली बैक हैंड पे मैनेज करे। तो सिंपली उसके लिए भी उन्होंने क्या किया कि वो वर्कलोड को उन्होंने डिसाइड किया। एंड फाइनली टू स्प्लिट द प्रॉफिट एंड एट द एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट ऑफ दैट कैफे बिजनेस। तो इसके लिए क्या किया भाई, रोहित ने क्या किया, 50,000 कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस की, उस बिजनेस में इन्वेस्ट की। एंड देन ही एग्रीज टू मैनेज द मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। फाइनली जो मार्केटिंग वर्क है, प्रमोशनल वर्क है, उसकी जिम्मेदारी किसने ली, रोहित ने ली। देन अमित कंट्रीब्यूट 70,000 एंड हैंडल्स द किचन ऑपरेशन, मींस जो शेफ ऑपरेशन है, शेफ का जो टास्क है वो अमित ने खुद अपने अंडर में ले लिया। देन नेहा कंट्रीब्यूट 30,000 एंड टेक केयर ऑफ अकाउंटिंग एंड कस्टमर सर्विस। जो भी पब्लिक डीलिंग होगी, कस्टमर डीलिंग होगी, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो आपका रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स जो भी वो बेचेंगे, फूड सेल करेंगे, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन नेहा करेगी। ठीक है, तो 3 लोग हैं, तीनों ने मिलके, तीनों अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं। अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करने के लिए उनके पास एक लिमिटेड फंड अवेलेबल है। तीनों ने क्या किया, अपने अपने फंड को एक साथ लेके आए, क्लब किया, और फाइनली एक बिजनेस जो एक उनका आइडिया था उसको एक प्रैक्टिकल मॉडल में कन्वर्ट किया। अब इस मॉडल से हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 कि एक बिजनेस का नाम होगा, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा। तो नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में कैंपस कैफे हमने लिया, वो नाम से भी हो सकता है, रोहित, नेहा, अमित कैफे, ठीक है, रेस्ट्रो कैफे, कोई भी नाम दिया जा सकता है, एक जनरली डिफरेंट पॉइंट है। देन इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर पार्टनर्स कौन कौन है जिन्होंने इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, कैपिटल इन्वेस्ट किए, और वो कौन कौन है, रोहित, अमित एंड नेहा। दे विल बी कॉल्ड पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी हमें पता भाई किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। रोहित ने 50,000, अमित ने 70,000 और नेहा ने इस पार्टनरशिप बिजनेस में 30,000 इन्वेस्ट किया है। तीनों ने मिलके इस बिजनेस को शुरू किया है, अलग अलग नहीं, मिलके इस बिजनेस को शुरू किया है। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, के उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन बना के एक बिजनेस को शुरू किया। और बिजनेस क्या शुरू किया, कैफे बिजनेस, ठीक है, जिसमें उन्होंने कैपिटल अपनी इंट्रोड्यूस की। एंड देन फाइनली अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, तो कैपिटल को अगर आप देखेंगे, मैं इसका रेशियो अगर आइडेंटिफाई करूं 50,000, 70,000, 30,000, तो अगर मैं इसको एक कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूं, तो द रेशियो विल कम 573। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस को रिसीव होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, देन दे हैव साइंड ए रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट देखिए पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप आपकी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है और इसमें रजिस्ट्रेशन भी वॉलेंट्री होता है। आप चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, या चाहे तो विदाउट एक एग्रीमेंट, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इसको आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट ना होने से मतलब है कि वर्बली भी आप डिसाइड करके उस पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं। यही सारा एक बिजनेस कॉन्सेप्ट, वर्बली भी वो लोग डिसाइड करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर वर्बली हो तो मे बी फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, प्रॉफिट को लेके, कॉस्ट को लेके, हिस्सेदारी को लेके, कि भाई मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ओवर टाइम करता हूं, मुझे ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। तो इस तरह के कॉमन डिस्प्यूट जनरली अराइज हो सकते हैं। तो उन कॉमन डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, सारे की सारी टर्म एंड कंडीशन को पहले से ही रिटर्न फॉर्म में लिखना चाहिए। और जब हम उन
उन कंडीशंस को रिटर्न फॉर्म में, एक एग्रीमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जिसमें सारे ही पॉइंट कवर अप हो जाते हैं, उनका कैपिटल किसका कितना इन्वेस्टेड है, किसको कितना शेयर मिलेगा, किसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, अगर लोन अलग से दिया है तो लोन पे कितना मिलेगा, वो सारी बातें इसमें मेंशन होंगी। देन ये फीचर भी है और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर, उस कैफे बिजनेस के अंदर तीनों पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी, अब क्वेश्चन ये है कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो 50, 70 और 30,000 किया है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है वो 1,50,000 हुआ है। ठीक है, अब बिजनेस को शुरू किया तो रॉ मटेरियल भी उन्होंने परचेज किया होगा अलग अलग सप्लायर से। मान लीजिए भाई उन्होंने ये रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किया। जनरली जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उधार पे सामान खरीदते हैं, और सप्लायर भी अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, नए बायर को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट पे सेल करते हैं। इन केस भाई आपने मान लिया 1 लाख का आपने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है, आपकी मशीनरी है वो आपने बाई की। ठीक है, बाकी रेस्ट आपका और भी अमाउंट अलग अलग आइटम में एक्सपेंड हो गया। अब आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, बिजनेस फेल हो गया और आपके अभी भी 1 लाख की लायबिलिटी बनी हुई है। दूसरा, जो आपने आइटम असेट्स परचेज की थी अभी उसका वैल्यू आपके पास है 50,000, लायबिलिटी आपकी है 1 लाख। तो उस केस में क्या होगा कि भाई हम यूं कहें कि भाई के 50,000 हमारे पास का 50,000 का हमारे पास स्टॉक है, मशीनरी है, कॉफी मशीन है, पिज्जा मेकर मशीन है, तो आप उनको सप्लायर को दे के आप अपनी लायबिलिटी से मुक्ति पा सकते हैं, लायबिलिटी को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस में 50,000 का स्टॉक रखा हुआ है मान लिया, और 50,000 आपके पेंडिंग है कि 50,000 रुपए आपको और देने हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से जो आपका सेविंग रखे हुए हैं, ठीक है, या आपके हाउस है, वहां पे वो पैसा वहां से रिकवर किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो पार्टनरशिप है उसका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। जो पार्टनर होते हैं वो ही रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनरशिप को। तो जो प्रॉफिट भी होगा वो सेम डे से टैक्सेबल होता है पार्टनर्स के लिए, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता उनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, जो कि जनरली कंपनी के केस में शेयर कंपनी के प्रमोटर्स को बेनिफिट मिलता है कि वो अपने शुरुआती खर्चों को अपने आगे प्रॉफिट में से माइनस करके टैक्स रिबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, जो भी पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, देन म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि भाई सभी पार्टनर्स ने अपना अपना काम, ठीक है, बांट लिया है। कोई कस्टमर डीलिंग कर रहा है, कोई अकाउंटिंग वर्क कर रहा है, कोई किचन वर्क को ऑपरेट कर रहा है, पूरा उसको मॉनिटर कर रहा है। तो अब इसमें एक पार्टनर क्या कर रहे हैं, कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं, सप्लायर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, आउटसाइडर पर्सन के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं। तो उनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन वो क्या होगा, तीनों पार्टनर पे वो इंप्लीमेंट होगा, तीनों पार्टनर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि भाई ये डिसीजन में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, तो अगर उस डिसीजन से कोई लॉस हुआ, बिजनेस की कोई लायबिलिटी बनती है, तो उसमें मैं शेयर नहीं दूंगा। तो ऑल पार्टनर्स आर बाउंड विथ ईच अदर फॉर देयर एक्शन। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि पार्टनरशिप क्या आपकी एक म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर क्वेश्चन में आता है भाई फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब डेफिनेशन को हम याद करें तो डेफिनेशन में क्या है आपका, नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, मींस आपके 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम से कम 2 और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 50 पर्सन अलाउड है एक पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, दूसरा, अब ये क्या है आपका, पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन विच कम्स आउट थ्रू एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप में क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनेगा। अब एग्रीमेंट कैन बी वर्बल और
in written form. Generally it is preferred to have एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, और जब रिटर्न फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज पार्टनरशिप को आप एक वर्बल फॉर्म, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, वर्बली एक डिस्कशन के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू भी आप शुरू कर सकते हैं। देन बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस शुड बी लॉफुल और लीगल बिजनेस, कि जो भी आपका बिजनेस होगा वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, ऑथोराइज बिजनेस होना चाहिए, जो आपकी एजेंसीज हैं, ठीक है, उनसे वो परमिटेड होना चाहिए, ना कि एक इलीगल बिजनेस, ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एज पर देयर एग्रीमेंट और एज पर देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। म्यूचुअल एजेंसी ऑलरेडी डिस्कस कि सभी पार्टनर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई एक पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन सभी पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के इसमें जो पार्टनर होंगे उन सबकी क्या होगी, पर्सनल लायबिलिटी होगी। पर्सनल लायबिलिटी मतलब कि अगर बिजनेस के आपके लोन, आपके डेट ज्यादा है आपकी बिजनेस एसेट से, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज करके बिजनेस डेट को रिपे किया जाएगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इसका मतलब होता है partners are not allowed to transfer their share including their blood relation or their relative, कि आप अपने ब्लड रिलेशन में आप अपने वाइफ को, हस्बैंड को, सन को, डॉटर को या अपने फ्रेंड को आप विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर ऑफ पार्टनरशिप। एंड देन मैनेजमेंट मीन्स ऑल पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप or either only one can participate, only one can lead, rest of the partner will be the dormant or sleeping partner, कि एक पार्टनर को ऑथराइज किया जा सकता है जो कि सारे पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट करे, बिजनेस को रन करे, या फिर सारे के सारे मिलके भी ये बिजनेस फॉर्म को रन कर सकते हैं। और ये डिसाइड किया जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट साइन होगा उसी में ये क्लॉज मेंशन किया जा सकता है। तो ये है आपके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, तो डीड मींस रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, कि जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है वो आपका क्या है, पार्टनरशिप डीड है। अब उस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेनली क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर कोई पार्टनरशिप है वहां पर वर्बल एग्रीमेंट होता है, तो क्या पार्टनरशिप में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो जो एग्रीमेंट वर्बली हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूट को सोल्व किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। इसका मतलब आपका वर्बल एग्रीमेंट भी एप्लीकेबल है, वर्बल एग्रीमेंट भी आपका लागू होता है। दूसरा रिटर्न, कि क्या रिटर्न में ही होना जरूरी है हर बार, तो कोई जरूरी नहीं है। रिटर्न होगा, ये क्या है आपका प्रिफर्ड है कि होना चाहिए। डीड हमेशा रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि जनरली भाई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग बाद में ग्रीडी नेचर के अकॉर्डिंग किसी बात पे आज आपने कमिट किया, हो सकता है बाद में वो कमिटमेंट आप उस कमिटमेंट से आप मुकर जाएं। तो बेटर है अगर कोई चीज रिटर्न फॉर्म में होगी तो क्या होगा, कोई भी पर्सन जो पार्टनर उस पार्टनरशिप में एंटर हुआ है और उसने उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, तो बाद में वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता। अब देखते हैं भाई कंटेंट क्या क्या पॉइंट है जो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि भाई जो पार्टनर है, सीधी सीधी बात है, जो पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, और पार्टनर्स उसके लिए लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए। तो इसमें अगर चाहे तो पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो आपका कोई भी 12 मंथ पीरियड वो ले सकते हैं, तो वो अपना अकाउंटिंग पीरियड खुद से डिसाइड कर सकते हैं। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से वो पार्टनरशिप इंप्लीमेंट होगी, कब वो पार्टनरशिप बिजनेस आपका शुरू होगा। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी हो सकता है, भाई दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर में एक पार्टनर का जो सेविंग बैंक अकाउंट है
उसी को वो ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पार्टनरशिप पर्पस के लिए, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वो पार्टनरशिप डीड में उस क्लोज को मेंशन करेंगे। या फिर पार्टनरशिप के नाम से एक नया करंट अकाउंट ओपन करके उस पार्टनरशिप बिजनेस को रन किया जा सकता है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो किस रेशो में डिवाइड होगा, ये मेंशन किया जाएगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्रॉइंग। कैपिटल मींस जो इनिशियल शुरुआती कैपिटल इन्वेस्ट या फंड इन्वेस्ट किया जाता है। देन लोन, अदर देन कैपिटल कोई भी सम पार्टनर बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं तो वो उनका लोन होता है, तो उस पे भी उनको वो एलिजिबल है इंटरेस्ट लेने के लिए। एंड थर्ड इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग बेसिकली होता है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए किसी बिजनेस प्रॉपर्टी को, स्टॉक को वो यूज करते हैं, तो वो क्या होती है इनकी ड्रॉइंग। तो अगर बिजनेस में ड्रॉइंग दो तरीके से हो सकती है, अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है, तो अगर कैपिटल के अगेंस्ट किया है तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और अगर वो कैपिटल के अगेंस्ट नहीं है तो जो भी प्रॉपर्टी पार्टनर ने यूज की है, जो भी एसेट यूज की है पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो पार्टनर लाइबल है उतना सेम अमाउंट का एसेट या सेम कैश अगर लिया है तो कैश बिजनेस को पे करने के लिए, तो उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। देन अगर आपका भाई बिजनेस लार्ज स्केल पे रन कर रहा है तो उसका फिर आपको ऑडिट भी कराना होगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट के क्या रूल्स एंड क्या क्राइटेरिया रहेंगे ये भी आप अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस को लीड कर रहा है, तो वो अपने आप को सैलरी के लिए भी एंटाइटल कर सकता है। तो उसके लिए भी क्या है, प्रोविजन है कि अगर ऐसा कोई रूल है तो वो मेंशन करके किसी भी पार्टनर को उसके वर्क के लिए सैलरी भी दी जा सकती है। इसी तरह से कमीशन भी उनको दिया जा सकता है। देन राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, ये मेन क्लोज है जो कि आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। उसी तरह से भाई लॉज अगर हुआ, इंसॉल्वेंसी हुई, अगर बिजनेस कोई एक पार्टनर या ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या बिजनेस आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में किस तरह से आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा और जो लॉस होगा उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, अगर फॉर्म बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है नए पार्टनर के एडमिशन से या रिटायरमेंट से या डेथ ऑफ पार्टनर से, तो उस केस में आपकी अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, प्लस डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, एंड रूल टू फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, के बिजनेस को किस तरह से रन करना है, वो सारी बातें आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन की जाएंगी। अब आता है टॉपिक कि अगर मान लिया पार्टनरशिप डीड आपने प्रिपेयर नहीं की या पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ पॉइंट, कुछ प्रोविजंस, कुछ कंडीशन आपने मेंशन नहीं की, तो उस केस में क्या होगा। तो जनरली अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इस तरह के पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उन सभी पार्टनरशिप फॉर्म में जहां पर भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब बनाई ही नहीं है, रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो वहां पर उस पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन इंप्लीमेंट होंगे, उनको लागू किया जाएगा। तो वो कौन कौन से आपके प्रोविजन है जो लागू होंगे उन सभी पार्टनरशिप में जहां पर पार्टनरशिप डीड को रेडी नहीं किया गया, या फिर वर्बल है, वर्बल बाद में पार्टनर्स उसको डिनाई करते हैं कि भाई नहीं हमने शुरू में कहा था लेकिन हम उस चीज को एग्री नहीं करते, तो उस पॉइंट में क्या होगा, ये आपके कंडीशन एप्लीकेबल होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे नहीं होगा। सेकंड, नो पार्टनर सैलरी, कि अगर कोई पार्टनर क्लेम करता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि रिटर्न में वो पॉइंट नहीं है और वो क्लेम करते कि भाई मैंने ज्यादा वर्क किया है, ओवर टाइम दिया है, बिजनेस में मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे उसके बिहाफ पे एज ए कंसिडरेशन सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो सैलरी के लिए क्लेम करेंगे, जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, उनको कोई किसी तरह का कमीशन पे नहीं होगा। थर्ड,
equal management right. Equal management right means कि all partner can participate, can have decision making power in that partnership firm. कि अगर हमने नहीं लिखा है कि भाई कौन बिजनेस लीड करेगा, कौन बिजनेस को चलाएगा, कौन आगे फ्रंट लाइन में रहेगा, कौन बैक में रहेगा, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो सभी पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करें, सब उस बिजनेस के अंदर वो रेगुलर अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल अदर देन कैपिटल कोई लोन बिजनेस को दिया है, ठीक है, अदर देन कैपिटल, ये ध्यान रखना है, कैपिटल के अलावा कोई एडिशनल सम इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस को दिया है एज ए डेट, एज ए लोन, और हमने मेंशन नहीं किया कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बिजनेस फर्म उस पार्टनर को देगा. अगर मेंशन है तो कोई इश्यू नहीं, बट अगर मेंशन नहीं है और पार्टनर क्लेम करता है कि भाई मैंने लोन दिया है, तो जनरली जब भी हम लोन देते हैं तो लोन पे हम एक इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. अगर पार्टनर ज्यादा क्लेम करता है कि भाई मैंने लोन दिया है तो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए लोन पे, तो आंसर होगा नो, ओनली 6% इज एप्लीकेबल एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. 6% क्लेम कर सकता है, एंटाइटल है एक पार्टनर अपने लोन पे, लोन के लिए जो लोन उसने पार्टनरशिप फर्म को दिया है. नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम थिंग, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं. और दूसरी चीज, अगर उन्होंने बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, कोई असेट यूज की है, तो उस पे भी उनको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है. देन कैपिटल अकाउंट्स अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अब ये टॉपिक हम जब पार्ट 2 करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे. तो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपके 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड से हम आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग. तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ओनली फ्लक्चुएटिंग मेथड विल बी फॉलोड, ठीक है. उसमें फिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं. और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, एक कॉमन अकाउंट में फिक्स का आपका कैपिटल और करंट दोनों को, टोटल को, एंट्रीज को एक ही अकाउंट में शो किया जाता है. एंड लास्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट का रीजन बनता है वो बनता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग पे, कि भाई मैंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट की है, ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लेके आया हूं, और पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हमने कि भाई किस रेशो में आपको प्रॉफिट मिलेगा. तो अगर कोई पार्टनर ऐसा क्लेम करता है, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं दोबारा से एक बार एग्जांपल को लेके आता हूं आपके सामने, जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल डिस्कस किया रोहित, नेहा एंड अमित के केस में, कि इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और रोहित क्लेम करते हैं कि भाई मैंने 50,000 लगाया है और अमित क्लेम करते हैं भाई मैंने 70,000 लगाया है, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसी के रेशो में आपको प्रॉफिट मिलना है, और पार्टनरशिप डीड यहां पे हमने लिखा भाई यस. अगर वो नहीं है तो क्या होगा, तीनों ही पार्टनर को इक्वल रेशो में प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा. तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो इक्वली तीनों पार्टनर में डिविजिबल होगा. तो ये कंडीशन आपकी रहेंगी अगर आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो एब्सेंट है या आपने प्रिपेयर नहीं किया. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. अब कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में साथ में ही आपको आंसर देना है, ठीक है. तो क्वेश्चन है आपके सामने एग्जाम्पल 1, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू. तो रूल क्या होंगे, ठीक है. सैलरी ऑफ पार्टनर, बताइए देंगे या नहीं देंगे, तो आंसर होगा नो, कोई सैलरी पार्टनर को नहीं मिलेगी. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन,
अभी पॉइंट बताया मैंने, याद कीजिए। तो क्या होगा, 6% पर एनम से पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर, आंसर विल बी नो, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, अगेन आंसर नो। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, कि इक्वली आप उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना भी हो, इक्वल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड भी है लेकिन उसमें आपने लिखा ही नहीं कि किस रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो भी ये रूल आपका एप्लीकेबल होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। आशा एंड राहुल आर पार्टनर इन ए फर्म, there is no partnership deed, how you will deal with the following, give your answer in yes or no। तो आशा wants a salary of 3000 per month to be paid to her, can she claim the salary? भाई क्लेम कर सकती है, सभी पार्टनर हैं, सभी क्लेम करेंगे भाई मैंने काम किया है तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो क्लेम करते रहने दीजिए, कोई भी पार्टनर क्लेम करे। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आंसर क्या होगा, क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा। सैलरी 3000 जो सैलरी आशा ने डिमांड की है वो उनको नहीं मिलेगी। राहुल हैज एडवांस ए लोन टू द फर्म, he claim interest 6% per annum, already discussed, it is permissible, yes it is permissible। राहुल को अपने लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। देन आशा एंड राहुल कंट्रीब्यूट 50,000 ईच, दोनों ने भाई 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है, जिसमें राहुल ने कहा भाई कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो बताइए क्या ये परमिसिबल है, अलाउड है? तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, दोनों को इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होगा। आशा गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्म, शी वांट्स 2% कमीशन। भाई आशा ने बिजनेस के लिए क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट वो लेके आई है, कोई बिजनेस डीलिंग हुई है जिससे बिजनेस को फायदा हुआ है, और जिसके बदले में उन्होंने क्या किया, कमीशन के लिए डिमांड की है। क्या हमने लिखा है कहीं पे कमीशन दिया जाएगा, पार्टनर एंटाइटल्ड है, हमने एग्रीमेंट बनाया है रिटर्न में, नहीं बनाया है, तो यहां पे भी आंसर हमारा हो जाएगा नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड। देन राहुल विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज यहां पे लिखा हुआ है, मतलब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के लिए वो पैसा यूज नहीं हो रहा है, बिजनेस का पैसा है लेकिन बिजनेस से वो पैसा पर्सनली यूज के लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं, जिसपे आशा क्या कहती है भाई कि राहुल के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो आशा ने ये बात कही है, ठीक है, और राहुल विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं होने के कारण क्या होगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें और इसको अच्छे से हम एलोबरेट करेंगे, जिसमें अमाउंट आपको गिवन होगा, मेंशन होगा, आपको चेक करना है कि भाई क्या वो क्लेम जस्टिफाइड है या नहीं है। तो PQR 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और हमें चेक करना है कि भाई किसका स्टेटमेंट सही है, किसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैज बीन अराइजन अमंग PQR, स्टेट हु इज करेक्ट एंड इन ईच केस। P used 20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई P ने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसा लिया जो बिजनेस का पैसा है, और उस पैसे को यूज करके उस पे 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर कोई बिजनेस का पैसा है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी, तो कोई भी काम होगा, कोई भी पार्टनर, ये नहीं कि इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, अगर वो वर्क कर रहा है तो वो सारे पार्टनर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। तो P ने 20,000 रुपए लिए हैं, ठीक है, और उनको यूज करके 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो P इसको ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने लिया, मैंने इन्वेस्ट किया, पैसा किसका था 20,000, वो सम बिजनेस का,
प्रॉफिट उस सम पे हुआ है 20,000 पे, पर्सनल कोई पैसा उसका नहीं था, तो टोटल 25,000, 20 प्लस 5, 25,000 P will return to the partnership firm PQR लिमिटेड, PQR एंटरप्राइजेस, PQR आपकी जो फर्म है उसको P पूरे 25,000 रिटर्न करेंगे। 20,000 जो इसने बिजनेस से लिया है और 5,000 जो कि वो बिजनेस का पैसा था उसी पे ही वो प्रॉफिट जनरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Q used 5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000। अब देखिए बिल्कुल उल्टा है। अब Q भाई साहब ने क्या किया, 5,000 रुपए बिजनेस से लिए, उनको कहीं पे इन्वेस्ट किया जिसपे उनको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया। अब Q भाई साहब कह रहे कि भाई 5,000 मैंने लिए थे, 1,000 का लॉस हो गया, तो मैं अब 4,000 वापस दे रहा हूं, तो 4,000 वापस ले लो। तो उस केस में क्या होगा, हम 4,000 ही लेंगे, नहीं हम पूरे 5,000। अब जो लॉस हुआ है वो पर्सनल उसका लॉस उसका एज्यूम किया जाएगा। देखिए उल्टा है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट के साथ आपको वो अमाउंट रिटर्न करना है, अगर लॉस हुआ तो उस केस में भी जो जितना अमाउंट आपने बिजनेस से लिया था आप लाइबल हैं उतना ही अमाउंट रिटर्न करने के लिए। देन P and Q wants to purchase goods from A Limited, R does not agree। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि अगर एक पार्टनर भी कोई सामान खरीदना चाहता है, खरीद लेता है, तो वो रॉ मटेरियल बिजनेस में यूज किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, Q and R wants to admit C as a partner, P does not agree। तो इस केस में क्या होगा, कंसेंट होना जरूरी है। अगर 2 पार्टनर, 5 पार्टनर भी हैं, 4 एग्री हैं किसी नए पार्टनर को एंटर करने के लिए और एक पार्टनर एग्री नहीं करते हैं, जैसे कि इस केस में है, तो वहां पर क्या होगा, नॉट एडमिटेड होगा, कि नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर पार्टनरशिप डीड एक्टिव नहीं है, उसमें कुछ पॉइंट कंडीशन मेंशन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या क्या आपके रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रीटमेंट, कि अगर बिजनेस में पार्टनर ने कोई लोन दिया है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो समझना है कि भाई शुरुआत में जो बिजनेस शुरू होता है तो जो फंड पार्टनर्स लेके आते हैं वो होता है कैपिटल। अब कैपिटल के बाद अगर कोई एडिशनल सम पार्टनर बिजनेस को देते हैं यूज करने के लिए, उनके पास एडिशनल पैसा रखा हुआ है, ठीक है, और बिजनेस को जरूरत है, तो वो बिजनेस को एज ए लोन देते हैं। वो चाहे तो एडिशनल कैपिटल भी लेके आ सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, वो अपनी शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर उसको एज ए फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लाने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते या कंसेंट नहीं देते, तो वो बिजनेस में एज ए लोन भी अपना फंड को प्रोवाइड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर वो लोन देंगे तो सीधी सी बात है भाई, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं, बैंक आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म को लोन देंगे तो आप भी उसके लिए इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा आपकी लोन अमाउंट पे। ठीक है, तो इन ए पार्टनरशिप फर्म व्हेन a partner gives a loan to the firm separate from his capital contribution, so in that case the interest on such loan is treated as an expenses for the firm and allowed even there is a loss। कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो उसको आपको प्रोवाइड करना है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट किस रेट से प्रोवाइड करना है, 6% पर एनम एज पर सेक्शन 13C ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब ये तो है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आपका ये पॉइंट मेंशन नहीं है, अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिखते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 10% पर एनम, आपने ये लिखा है तो 10% पर एनम ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, ये कब पे नहीं होगा, जब इसको हम मेंशन नहीं करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, पीडी के अंदर। ठीक है, अब इसकी एंट्री भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसका ड्यूल इफेक्ट होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और गोल्डन रूल आपको ध्यान होंगे, गोल्डन रूल रिलेटेड टू रियल अकाउंट,
गोल्डन रूल रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, गोल्डन रूल रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, ये भी हमें याद रखने हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, डेबिट हमने किया तो क्यों किया, क्रेडिट हमने किया तो क्यों किया, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं भाई कि कोई भी लोन दिया है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, भाई लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग होगा, ड्यू होगा। ड्यू मीन्स कि आपको उसको रिकॉर्ड में शो करना है। तो जब भी इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग होगा तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इंटरेस्ट क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, एक एक्सपेंसेस है। तो जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, लॉसेस अराइज होते हैं, लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। ऑल लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस व्हेन दे अराइज, व्हेन दे रिकॉर्ड, दे मस्ट बी डेबिट एज पर रूल। तो हमने क्या किया भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, कि जो पार्टनर का लोन था उस पे इंटरेस्ट आपका ड्यू हुआ तो हमने उसको डेबिट किया। सेकंड, पार्टनर लोन, अब लोन किसने दिया, पार्टनर ने दिया, तो एक तरह से वो, एक तो वो पर्सनल अकाउंट है पार्टनर, ठीक है, लोन क्योंकि पार्टनर ने दिया है इंडिविजुअली। दूसरा, जब बिजनेस को लोन मिलता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी अराइज होती है। तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, नॉमिनल के तरीके से भी कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो आपने उसको क्रेडिट किया है। तो टू पार्टनर लोन अकाउंट, जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है, ड्यू हुआ है, वो आप पार्टनर लोन अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। या फिर एक रूल आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड भी याद होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किसने दिया है भाई लोन, आपका पार्टनर ने दिया है, तो क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई हमने इंटरेस्ट को ड्यू किया। अब दो चीजें होंगी, एक तो इंटरेस्ट पेड होगा और दूसरा इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है। जो बिजनेस एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन को एज ए एक्सपेंसेस चार्ज किया जाएगा, आपकी ग्रोस प्रॉफिट से माइनस किया जाएगा नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल उसको ड्यू किया है तो उसको बाद एंड में आप उसको एज ए एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में शो करके उसको डिस्पोज करेंगे, राइट ऑफ करेंगे उसको। बाई मैचिंग जो प्रिंसिपल है उसको आप क्या करेंगे, पहले आपने उसको डेबिट किया, उसको क्रेडिट करके उसके इफेक्ट को आप जीरो करेंगे, आप उसको एज ए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके पीएनएल में आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जनरली जितने भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अकाउंट इस तरह के होते हैं उनको फिर बाद में पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है, उनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो दो एंट्री होंगी, एक जब इंटरेस्ट पेड होगा पार्टनर को और दूसरा जब इंटरेस्ट को हम एज ए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके उसको हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पे होगा तो पे किसको होगा, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, अभी हमने ऊपर कहा भी कि क्रेडिट द गिवर, तो जब उन्होंने दिया है तो उनको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अब उनकी बारी इंटरेस्ट लेने की है, वो इंटरेस्ट उनके लोन अकाउंट में रिसीव होगा और किसको रिसीव होगा, पार्टनर लोन पर्सनल अकाउंट में। तो क्या होगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, एंड सेकंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक आपकी क्या है, बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। जब भी एसेट्स आपकी इंक्रीज होती है, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स। तो आपने बैंक से पे किया है तो आपका ये अमाउंट आपका क्रेडिट में हो गया, आपने पेमेंट कर दिया अपने पार्टनर को उसके लोन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। एंड थर्ड आपका होगा चार्ज, और चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें भाई सीधा पता है पीएनएल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम डेबिट साइड अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब अकाउंट से भी एंट्री ले सकते हैं क्रॉस करके जनरल एंट्री, या सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो लॉस अकाउंट में क्या, नॉमिनल के हिसाब से हमारी एक्सपेंस एंट्री थी उसको हमने राइट ऑफ करना था, उसको इफेक्ट को अकाउंट को क्लोज करना था, तो हमने उसको डेबिट किया पीएनएल अकाउंट में और क्रेडिट करके, पहले डेबिट हुआ था, कोई भी अकाउंट क्लोज कब होता है, अगर डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट करना है, पहले क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट करके उसके इफेक्ट को निल हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 एंट्री रहेंगी। अगर 2 एंट्री देखिए, अगर पेड नहीं है तो ड्यू और ये
ट्रांसफर टू पीएनएल, ये तो एंट्री करना ही करना है। अगर पेड भी हुआ है तो आप उसको पे बैंक के थ्रू आप पे उसको करेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो सपोज ए पार्टनर ए गिव ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। पार्टनर है मिस्टर ए, उन्होंने लोन दिया है बिजनेस को। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब इन्होंने भाई मेंशन नहीं किया है कि भाई इंटरेस्ट कितना पे होगा, सिर्फ कहा भाई पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस। तो हमें रूल पता है कि रूल क्या कहता है कि पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा आपका 6%। जैसे इन्होंने अलाउड भी ये मेंशन किया भी है, अगर मेंशन नहीं भी होता तो भी हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट को क्रेडिट करते, ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट पर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो सीधी सी बात है भाई 50,000 है, मल्टीप्लाई 6/100, 6% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, 3000, 3000 विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन मिस्टर ए लोन। ओके, अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री सबसे पहले क्या थी भाई, हमें इंटरेस्ट को ड्यू करना है। ड्यू किसको करना है, पार्टनर लोन अकाउंट को। तो सीधा सीधा आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन अकाउंट। अब लोन किसका है, यहां पे नाम मेंशन है तो नाम के साथ हम लिखेंगे टू पार्टनर ए लोन अकाउंट, ठीक है। 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। अब उसको हमने अगर पे किया है, इफ पेड, तो पेड के लिए क्या होगा, सीधा सीधा टू पार्टनर ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर वो पेड हुआ है, ठीक है, पेड हुआ है तो 3000 एंड 3000 ये आपकी एंट्री होगी। और उसके बाद सबसे लास्ट एंट्री आपकी होती है कि जो आपने एक्सपेंसेस शो किए हैं उन एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने का सिंपल फंडा क्या है कि आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस के प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और ये आपने पहले डेबिट किया था, आपने उसको यहाँ पे क्रेडिट किया, उसको चार्ज कर लिया पीएनएल अकाउंट पे, आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब इमेजिन कीजिए उल्टा इसका अगर हो तो, वाइस वर्सा इसका हो तो, कि भाई बिजनेस ने, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे तो क्या था, ये आपका एक्सपेंसेस था, आपको एक्सपेंसेस के फॉर्म में उसकी एंट्री करनी है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपने, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, रिवेन्यू होगा, इनकम होगा। तो अगेन रूल याद रखेंगे, 3 अकाउंट मैंने बताया यहाँ पे। तो ऑल एक्सपेंसेस व्हेन दे अराइज, व्हेन दे इनकर्ड, डेबिट। और अगर इसका उल्टा होगा, रिवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज या लायबिलिटी इंक्रीज, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अब पहले भाई पार्टनर ने लोन दिया तो हमने उसको क्रेडिट किया, अब हम पार्टनर को लोन देंगे तो पार्टनर रिसीवर होगा तो उसको करेंगे डेबिट, और उसके बाद उस पर हमें रिवेन्यू मिलेगा तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू ए पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री ड्यू एंट्री, तो जो पहले एंट्री थी उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो पार्टनर इसमें क्या है, रिसीवर हैं ये, ठीक है। तो उनको रिसीव होगा, उनको लोन दिया बिजनेस ने तो उन्होंने रिसीव किया, तो उनका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। देन आपको एक रिवेन्यू जनरेट होगा, रिवेन्यू इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो वो जो भी आपका रिवेन्यू होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको उल्टा करेंगे। अब पहले आपने इंटरेस्ट पे किया था तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ था, अब क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो यहां पे क्या होगा, आपको अमाउंट रिसीव होगा, कहां पर, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर अपने कैपिटल से। अब यहां पे डिफरेंस क्या है कि पार्टनर जो लोन लिया है तो ऑलरेडी उनका जो बिजनेस में पैसा है, बिजनेस में उनका जो फंड है, ठीक है, वो उसी फंड में से उस अमाउंट को पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्टनर लोन अकाउंट लिखने की बजाय यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी इंटरेस्ट अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो हमने एज ए रिवेन्यू शो किया है उसको पीएनएल में जाके उसको हम रिकॉर्ड करके उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है।
तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अब ये क्वेश्चन भी है इसके ऊपर एग्जाम्पल। तो फर्म गिव ए लोन ऑफ 20,000 टू पार्टनर बी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो सीधा सीधा भाई निकाल लीजिए, पहले तो इंटरेस्ट हो गया आपका 20,000, 10% आपका रेट है, तो 2,000 इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन लोन गिवन टू पार्टनर बी। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी मेथड आपका एप्लीकेबल है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिक्स मेथड के हिसाब से होगा, तो कैपिटल आपका करंट अकाउंट मेंशन होगा, पार्टनर करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर अकाउंट। ठीक है, 2,000। देन जब इंटरेस्ट रिसीव होगा आपको बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स बी कैपिटल अकाउंट, वो आपका इंटरेस्ट बैंक में आपको रिसीव होगा उनके कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने का तरीका क्या होता है कि जो भी रिवेन्यू होंगे, रिवेन्यू आपके पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू पार्टनर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 अकाउंट क्लोज। तो ये एंट्री होगी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा आपका जब बिजनेस फर्म पार्टनर को लोन देते हैं। और लास्ट आपका है आज का टॉपिक हमारा रेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करने के लिए दिया है, तो वो लायबल है उस प्रॉपर्टी पे रेंट लेने के लिए। तो 2 पॉइंट होंगे, एक तो रेंट पेड होगा, ठीक है, अगर रेंट पे हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर रेंट ड्यू हो गया है और अभी वो पे नहीं हुआ, अभी वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि भाई जैसे बात करते हैं भाई, मार्च मंथ का रेंट है, मार्च मंथ प्रॉपर्टी यूज हुई, मार्च मंथ का रेंट ड्यू हो गया, लेकिन पेमेंट हुई है अप्रैल मंथ में, लेकिन मार्च 31 को ही आपने अपने बुक्स क्लोज कर दी। तो बुक्स क्लोज हो गई तो वो रेंट क्या पे तो होगा, लेकिन अप्रैल में, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपके बुक्स क्लोज हो गई हैं उस फाइनेंशियल ईयर की, उसमें उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो रेंट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग शो होगा। उसको हम शो करेंगे रेंट पेबल से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, रेंट इज ए एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, सीधा सीधा हम बैंक से उसको पे करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर रेंट पे नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, रेंट अमाउंट ड्यू, रेंट इज ए एक्सपेंस, तो आप उसको शो करेंगे, एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। क्रेडिट में आपने उसके लिए अभी पेमेंट नहीं किया, आपका बैंक बैलेंस आपका माइनस नहीं होगा, सिर्फ आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो व्हेन ए लायबिलिटी इज इंक्रीज इट शुड ऑलवेज क्रेडिट, तो रेंट पेबल अकाउंट विल बी क्रेडिट। ठीक है, और जब ये पे होगा, जब रेंट पेबल अमाउंट आपका पे होगा, तो जो अकाउंट आपने ये ओपन किया, ये अकाउंट क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज होगा। तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, सीधा सीधा रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, एंट्री इसकी क्लोज हो जाएगी। अब इसी के ऊपर एक लास्ट हम एग्जांपल करेंगे और इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो रेंट 10,000 है आपका एक प्रॉपर्टी पे, ड्यू ऑन 31 मार्च 2025, बट द फर्म पे इट ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2025। अब आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को ही। ठीक है, तो 31 मार्च तक आपका रेंट पे नहीं हुआ है, तो रेंट पे नहीं हुआ तो क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है अभी, तो ड्यू है तो सीधा सीधा एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, भाई रेंट तो एक्सपेंसेस शो करना ही है आपको, ऑलरेडी अमाउंट मेंशन है 10,000, एंड रेंट पेबल आपकी लायबिलिटी इसमें अराइज हो जाएगी 10,000 से। और जब हम उसको पे करेंगे बाद में लेटर ऑन 10th अप्रैल, तो रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्लोज। ठीक है, तो ये था आज के इस लेक्चर वीडियो में। आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड देन फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे कैपिटल अकाउंट्स पे, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, एंड देन लास्ट में हम आपका कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ में।
तो जुड़े रहिए और हमारे जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको सारी वीडियोस देखनी है। जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे साथ सोल्व करने हैं। एडिशनली अगर कोई आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करके या लाइव सेशन जब भी होगा तो उस लाइव सेशन में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच सभी के लिए। ओके।